अस्सलाम वालेकुम। आज जिस डिसऑर्डर पे हम बात करेंगे वो है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको प्रीवियसली मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता था। ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटी स्टेट्स एक ही इंसान के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इस डिसऑर्डर में कुछ ऐसी याददाश्त के मसाइल इंसान को पेश आते हैं जो कि आम भूल जाना या फिर भूल चूक हो जाना, जो हमसे डेली रूटीन में चीज़ें थोड़ी बहुत भूल जाती हैं, उनसे कहीं बढ़ के होते हैं। ठीक है, उनको हम आम याददाश्त का भूल जाना इससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इस डिसऑर्डर को आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा, काफ़ी सारी ड्रामा सीरीज़ में देखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइट क्लब, सिबिल और इसके अलावा स्प्लिट काफ़ी फ़ेमस हॉलीवुड मूवीज़ हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में भी ड्रामा बनते रहे हैं। इश्क ज़हे नसीब आपने शायद देखा हो ड्रामा, उस ड्रामे में भी इसी डिसऑर्डर से को डील किया गया था। लेकिन अगर हम पॉपुलर कल्चर और मीडिया से इस डिसऑर्डर का इमेज लेने की कोशिश करें तो वो बैड, बहुत बुरा लगता है हमें। ऐसा लगता है कि यानी एक इंसान शाम को कुछ है और सुबह को कुछ है। ये बहुत ही यानी कंट्रोवर्शियल सा इमेज दिखाते हैं हमें DID का, यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का। आज हम इसको ज़रा गहराई में देखेंगे और देखेंगे कि आया ये कोई ख़तरनाक डिसऑर्डर है या नहीं, और असल में होता क्या है उन लोगों के साथ जिनको ये डिसऑर्डर होता है। तो पहले हम बिल्कुल एक ओरिजिन से बात कर लेते हैं कि इसकी ओरिजिन बनती क्या है, क्यों एक इंसान के अंदर एक से ज़्यादा पर्सनैलिटी आ जाती है। अगर मैं बहुत ही सादा अल्फाज में कहूँ तो ये इस तरह है जैसे एक इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों का रहना। ठीक है, इसको यानी पुराने वक्तों में इसको जिन्नात से एसोसिएट किया जाता था, सुपर नेचुरल कहा जाता था। लेकिन अब हमें पता है कि ये सुपर नेचुरल चीज़ नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल नेचुरल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की। जब एक बच्चा पैदा होता है ना और वो बड़ा हो रहा होता है तो उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ वक्तों पे उसके मुख्तलिफ मूड होते हैं। तब उसकी फ़ुल एक पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हुई होती, वो उसके आस पास के लोगों को देखकर डेवलप होती है। किसी इंसान को देखकर वो गुस्सा करना सीखता है, किसी इंसान को देखकर वो खामोश रहना सीखता है, किसी और को देखकर वो शरारतें करना सीखता है, किसी को देख के वो रोना सीखता है। इतनी सारी पर्सनैलिटीज़ को लेकर जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो उनको अपने अंदर मर्ज करता है और अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाता है। अब फ़र्ज़ करें कि उस बच्चे के उस पीरियड के दौरान जब उसकी पर्सनैलिटीज़ मर्ज हो रही हैं, बन रही हैं, उस पीरियड के दौरान अगर उस बच्चे के साथ बहुत ही कोई बुरा हादसा पेश आए, वो किसी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुज़रे या कोई एक्सीडेंट हो उस बच्चे के साथ जो कि उसके दिमाग को बहुत असर करे, तो इस सूरत में उसकी पर्सनैलिटीज़ मर्ज होने से रह जाती हैं और वो टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, यानी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ बन जाती हैं। ठीक है, इस तरह वो एक मुकम्मल इंसान नहीं बन पाता, बल्कि उसकी मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती हैं और वो एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार पेशेंट बन जाता है। अच्छा, ये तो होगी हमारी एक्सप्लेनेशन कि ऐसा होता कैसे है। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्म्स मैं बाकी बातें गहराई में जाने से पहले मैं ये टर्म्स आपको बता दूं क्योंकि ये आगे बार बार यूज़ होंगी। पहली टर्म है मेन पर्सनैलिटी। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान के अंदर 7 पर्सनैलिटीज़ हैं, उनमें से एक पर्सनैलिटी वो है जिसके साथ वो पैदा हुआ था। ठीक है, और उसमें से मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटी स्प्लिट हो गई और वो उसके साथ मर्ज नहीं हो पाई। तो वो मेन पर्सनैलिटी जिसके साथ वो पैदा हुआ था, वो मेन शख्सियत, उसको हम कहेंगे मेन पर्सनैलिटी। उसके अलावा जितनी भी पर्सनैलिटीज़ होंगी उनको हम कहेंगे आल्टर ईगोज़ या फिर आल्टर पर्सनैलिटीज़। ठीक है, अब याद रखें कि एक ऐसे इंसान का जिस्म जो है वो एक गाड़ी की तरह होता है और वो सारे आल्टर्स उसके ड्राइवर्स होते हैं और ख़ुद मेन पर्सनैलिटी समेत। अब उस गाड़ी को किसी टाइम पे तो मेन पर्सनैलिटी ड्राइव कर रही होती है और कभी कभी पीछे से कोई आल्टर आके उस गाड़ी को यानी उसके जिस्म को ड्राइव करने लग जाता है, और उस दौरान जब उसका आल्टर उसके जिस्म को ड्राइव कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, उस दौरान उस मेन पर्सनैलिटी को या बाकी सब आल्टर्स को उस चीज़ की बिल्कुल ख़बर नहीं होगी। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि कॉन्शियसनेस की कितनी टाइप्स होती हैं इसमें। ठीक है, तो उस टाइम एमनीजिया का एक गैप आ जाता है। एमनीजिया कहते हैं याददाश्त गायब होने को। ठीक है, एक लंबा गैप जो अक्सर याददाश्त जो वापस नहीं आती, वो एमनीजिक मेमोरी होती है। तो एमनीजिक वॉल्स होती हैं इन सब आल्टर्स और मेन पर्सनैलिटी के मेमोरीज़ के बीच में, और इनकी मेमोरीज़ ओवरलैप नहीं होती हैं। ठीक है, अब इस कंट्रोल के बदल जाने को कि एक आल्टर मेन पर्सनैलिटी से कंट्रोल लेकर ख़ुद बॉडी को कंट्रोल करने लग जाए, इसको हम स्विचिंग का नाम देते हैं। ठीक है, स्विच कर जाना। फिर इसके बाद क्या होता है कि डिसोसिएशन स्टार्ट होती है,
डिसोसिएटिंग यानी जब वो बंदा डिसोसिएट कर रहा होता है तो उसका मतलब ये है कि उसका दिमाग बिल्कुल एक भंवर के अंदर है, एक बादल जैसे क्लाउड सा ऊपर आया हुआ है, ठीक है। अब वो ख़ुद तो मेन पर्सनैलिटी समझें कि ड्राइव कर रही है, कंट्रोल कर रही है बॉडी को, लेकिन उसका कोई अल्टर पीछे से कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है। उसके दिमाग की थॉट्स जो हैं वो इंट्रूसिव हो रही हैं, उसको वो ये बात नहीं सोच रहा, लेकिन कहीं से भी कोई बात उड़ती हुई उसके दिमाग में आ गई है, ठीक है। वॉइसेस उसको बाद एक वर्ड है डिसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन से मुराद ये होती है कि उस इंसान की थॉट्स जो हैं वो उसकी अपनी नहीं है। कभी कभी उसको दिमाग में वॉइसेस सुनाई दे सकती हैं जो असल में उसकी अपनी नहीं हों, लेकिन उसके आल्टर्स की हों, जो कि उसको यानी कि इंट्रूसिव होने की कोशिश कर रहे हों उसकी थॉट्स में या उसके एक्शंस में। अच्छा, अब डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अभी हमने डिस्कस किया कि इंसान एकदम उठेगा और वो ख़ुद को बिल्कुल अजनबी किस्म के माहौल में, अजनबी किस्म की जगह पे पाएगा जहाँ वो उसको याद ही नहीं कि वो कैसे गया, ठीक है। या उसको लोग बताएंगे कुछ ऐसे कामों का जो उसने नहीं किए और उसने नहीं की वो बातें, लेकिन लोग कहेंगे कि तुमने किया, उसको याद नहीं है। इस तरह की एमनीजिया हो सकता है। उसके बाद इंटरनल वॉइसेस, वही मैंने आपको बताया कि अंदरूनी यानी कि आवाज़ें आ सकती हैं उन आल्टर्स की। फिर डिसोसिएशन हो सकती है, यानी उसको सोचने में मुश्किल हो रही है, बोलने में मुश्किल हो रही है, उसका कंट्रोल उसको लग रहा है कि मेरी बॉडी पे नहीं है। फ्लैशबैक्स आ सकते हैं, कुछ ऐसी याददाश्तें उसकी एकदम बाहर आ सकती हैं जो उसको याद ही नहीं कि ये मैंने किया था, एकदम उसको याद आ सकता है। फिर मेमोरीज़ चेंज हो सकती हैं, स्किल्स, प्रेफरेंस। अच्छा, ये जो डिफरेंट आल्टर्स होते हैं ना, इनकी अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, इनके अपने अपने स्किल्स होते हैं, अपनी अपनी मेमोरीज़ होती हैं, प्रेफरेंसेस, यहाँ तक कि जेंडर भी आल्टर्स का चेंज हो सकता है। जेंडर, बॉडी वेट, साइज़, सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है आल्टर्स का। एक ग्रोन अप इंसान का आल्टर कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, कोई एनिमल भी हो सकता है। ये आल्टर बनता क्यों है? जब बचपन में इंसान ट्रॉमे से गुज़रता है ना किसी, तो वो चाहता है कोई प्रोटेक्टर हो उसका, कोई चीज़ उसको बचाए, ठीक है। अब जो भी आसपास है, अब मैं बता दूं आपको कि अल्टर आप अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकते, ये ख़ुद बनते हैं। जो भी उस बच्चे को अपने आसपास लगेगा कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, ये बड़ा, अगर उसको लगेगा कि मैं ये चीज़ फेस नहीं कर सकता, काश मैं बड़ा होता, मैं स्टडी होता, मैं इन लोगों से लड़ पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड अब्यूज़ के जो विक्टिम होते हैं बच्चे, वो ये सोच सकते हैं कि अगर मैं बड़ा होता, मैं ताकतवर होता, तो मैं इनसे लड़ता, मैं ये करता। तो उसका अल्टर बिल्कुल ऐसा ही बंदा बन जाता है जो उसने इर्द गिर्द के माहौल से ले लिया है, लेकिन उसको अब ये नहीं याद कि यानी कि ये अल्टर कौन है, इसकी आइडेंटिटी कैसी है, ये वो, बस वो ख़ुद बन गया उसका, ठीक है। उसका प्रोटेक्टर बन गया, उसका सेवियर बन गया। इसी तरह अगर किसी बच्चे को किसी जानवर से लगता है कि ये जानवर मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, काश मैं ये होता, तो वो जानवर भी उसका अल्टर बन सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो अल्टर्स हैं, ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अगर मेमोरी गैप्स हैं तो इस ऐसे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है या मैं इस चीज़ का शिकार हूँ, ऐसे तो उसको पता ही नहीं चलेगा। तो अल्टर्स जो होते हैं उनके पास ऑप्शन होती है कि वो को कॉन्शियस हो सकें, ठीक है। उनको ख़बर होती है कि उनकी बॉडी में मज़ीद अल्टर्स भी हैं, या मेन पर्सनैलिटी को जब पता चलता है कि मेरे साथ ये मसला हो रहा है, तो फिर जो कम्युनिकेशन उनके बीच होती है वो 3 तरीक़ों से होती है। नंबर 1 कि वो थेरेपिस्ट के पास जाएं और वो थेरेपिस्ट उन सब से बात करे, उन सब का मैसेंजर बने, ठीक है, उनकी आपस में बात करवाए। दूसरा तरीका है कम्युनिकेशन थ्रू डायरी, नोट्स, मोबाइल, मैसेजिंग, कुछ भी, ठीक है। कि जब वो अल्टर स्विच ले रहा है तो वो एक डायरी पर लिख दे वो काम या वो बातें या वो लोग जिनसे वो मिला है, ताकि मेन पर्सनैलिटी जब वापस आए तो वो उन चीज़ों को पढ़ ले और उनको मुश्किल ना हो लाइफ को कंट्रोल करने में, ठीक है। तीसरी जो सूरत होती है वो है को कॉन्शियसनेस ये होती है कि मेन पर्सनैलिटी कंट्रोल कर रही है बॉडी को, लेकिन मीनवाइल जो कोई अल्टर है वो भी देख सकता है क्या हो रहा है, सुन सकता है क्या हो रहा है, और वो इवन के कंट्रोल भी कर सकता है क्या हो रहा है कभी कभी। तो को कॉन्शियसनेस ये होती है। अब जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस चीज़ को, वो कहते हैं को कॉन्शियसनेस इस तरह होती है जैसे आप बैठकर कोई मूवी देख रहे हो, आपके सामने कोई मूवी चल रही है, आपको सुनाई भी दे रहा है क्या हो रहा है, लोग भी नज़र आ रहे हैं, सब जवाब भी सुनाई दे रहे हैं, सबकी आवाज़ें वगैरह, लेकिन आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इस तरह की सीन होती है को कॉन्शियसनेस में। अच्छा, अब कुछ मिथ्स हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत से मिथ्स हैं जो कि DID से एसोसिएटेड हैं।
मैं उनमें से सिर्फ चंद को जो मेरे नज़र में आई हैं उनको मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के जहन में कोई मिथ्स हैं जो आप पूछना चाहें तो या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगली वीडियो में हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी मिथ तो यही है कि DID का पेशेंट ख़तरनाक होता है, उसके अल्टर्स ख़तरनाक होते हैं और वो उसको या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अल्टर्स पहली बात है बनते ही इसलिए हैं कि वो उस इंसान को प्रोटेक्ट कर सकें, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनते हैं, तो वो बिल्कुल भी उसके लिए नुकसानदेह नहीं होते, बल्कि वो दूसरे लोगों से उसको बचाते हैं जो कि उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो पहली मिथ तो यहाँ पे बस्ट हो गई, ठीक है। ये बिल्कुल भी ख़तरनाक डिसऑर्डर नहीं है। दूसरी मिथ ये थी कि हम अल्टर अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी यानी सच नहीं है। आपका अल्टर आपकी मर्ज़ी से नहीं बनता, बल्कि बचपन में आप किसी को जानते हो, किसी चीज़ से आपकी एसोसिएशन हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका अल्टर बन जाता है। इसमें आपकी ख़ुद की कोई चॉइस नहीं होती। और आखिरी बात ये कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जिस बंदे को हो गया उसके बारे में सोच रहा था कि अब उसकी तो कोई लाइफ नहीं रह गई और वो बिल्कुल भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर अल्टर्स एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना सीख लें, किसी थेरेपिस्ट की मदद लें, तो ये एक नॉर्मल लाइफ बन सकती है। ऑब्वियसली उतनी नॉर्मल तो नहीं होती जितनी ना हम लोगों की होती है, जितनी आम इंसानों की होती है, बट इसको कदरे बहुत ही हद तक इसको नॉर्मल बनाया जा सकता है, ठीक है। DID के साथ ज़िंदा रहा जा सकता है। इसके बाद आखिरी बात ये करेंगे कि इसका क्योर क्या है, इसका हल क्या है। अब डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर ना एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि बिल्कुल ठीक हो ही नहीं सकता सिरे से, यानी आप उसको ख़त्म कर लें, ये नहीं हो सकता। आप एक भी अल्टर को जो है ख़त्म बिल्कुल नहीं कर सकते थे ना, मैंने मार दिया उसको वो ख़त्म हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक अल्टर अगर बन गया तो वो ताहयात आपके साथ रहेगा, चाहे वो डोरमेंट हो, वो सामने ना आए, लेकिन वो है ज़रूर वहाँ पे। आप ख़त्म नहीं कर सकते DID को, आप उसके साथ रहना ज़रूर सीख सकते हैं, लेकिन आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। आपको सारी उम्र थेरेपी की ज़रूरत रहती है, किसी के साथ की ज़रूरत रहती है जो कि समझ सके आपको, ठीक है। तो यही कुछ हमने आज की वीडियो में डिस्कस करना था। अगर कोई बात रह गई हो और आप पूछना चाह रहे हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई और डिसऑर्डर जिस पे आप अगर सुनना चाह रहे हो, हमारी डिस्कशन रखवाना चाह रहे हो, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसका भी इंतज़ाम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।